अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 9 सितंबर 2024 को परभनी शहर के बीर रघुनाथ सभागृह यहाँ पर रात के 9 बजे इस तरह से एक जन जागृति अभियान चलाया गया है और जन जागृति अभियान ओबीसी मुस्लिम एकता आयोजन किया गया था। ये आयोजन पूरी तरह से परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत उद्योजक मोहम्मद गौस जैन इनके अध्यक्षता में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। जैन फाउंडेशन ने जिस तरह से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है, जैन फाउंडेशन पूरी तरह से मुस्लिम समाज को बेदार करने का काम करता है। उसी के चलते यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन इनकी जानिब से वक्फ बिल 2024 के विरोध में जन जागृति अभियान और उसी के साथ ओबीसी मुस्लिम एकता संवाद मेड़ावे का आयोजन किया गया था। ये संवाद मेड़ावा पूरी तरह से यहाँ पर कामयाब किया। मेड़ावे में जिस तरह से शब्बीर अंसारी साहब जो ओबीसी के प्रमुख है, ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख, इनके साथ में गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब, साथ ही शेख वसीम साहब, भगवान राव जी वाघमारे, विशाल राव जी बुद्धवंत, अब्दुल खालिद रशीद साहब, डॉक्टर धर्मराज चौहान साहब, मोहम्मद इकबाल सर, सैयद फारूक ओबीसी, मोइन मौली साहब, अनवर खान DYSP, ऐसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। और इनके बाद में एकदम लास्ट में आने वाली शख्सियत खासदार फौजिया तहसीन खान, इनके शोहर तहसीन अहमद खान, इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से काम किया है कि ओबीसी संगठन मुस्लिम समाज में और हिंदू समाज में जितने भी ओबीसी संगठन ये एक जगह आकर 2024 का परभनी विधानसभा मतदार संघ का इलेक्शन किस तरह से यहाँ पर कामयाबी के साथ में लड़ा जा सके, यही प्लानिंग यहाँ पर इस मेड़ावे के जरिए से ली गई है और ये प्लानिंग की गई है। इसमें जिस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि ओबीसी संगठन के जितने भी लोग हैं ये ओबीसी संगठन नहीं है बल्कि ओबीसी संवाद मेला में ये बताया गया है कि पूरी तरह से हमें एकजुटता बताना है और एकजुटता बताते हुए औकाफ की जो ज़मीन है ये तमाम ज़मीनात को यहाँ पर किसी और के हाथ में जाने से रोकना है। और पिछले कई वर्षों से लगातार यही काम किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के तमाम इनामदारों को, काजियों को और जितने भी यहाँ पर लोग हैं इन तमाम लोगों के अंडर में मसाजिद को, कब्रस्तान को, ईदगाहों को, खानखाहों को, दरगाहों को जो इनामी ज़मीनात मिली हुई, यही नहीं इनके अलावा मंदिरों को तक इनामी ज़मीन मिली हुई है वक्फ बोर्ड के ज़रिए से। ये तमाम ये ज़मीनात पूरी तरह से मुस्लिम समाज के उस तबके के लिए है जो ज़रूरतमंद तबका है। हालांकि ज़रूरतमंद तबके के लिए ज़मीनात मुस्लिम समाज के लिए रखी गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सांप की तरह पिंडली मार कर वो लोग बैठे हुए हैं जो लोग सत्ता में हैं और मुस्लिम समाज की क़यादत जो लोग करते हैं। ऐसे तमाम लोगों ने यहाँ पर इन ज़मीनात पर कब्ज़ा किया हुआ है और ऐसे तमाम लोग ही इस ज़मीनात के सौदे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात की गई है कि एक अमेंडमेंट बिल पास किया जाना था, वो अमेंडमेंट बिल सिर्फ और सिर्फ अंबानी बंधुओं के लिए पास किया जाना था और अंबानी बंधुओं को ज़मीन देने का काम भी यही मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। जो लोग यहाँ पर आज ओहदे पर फायज है, जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, शब्बीर अंसारी साहब, इन्होंने पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में जन जागृति निर्माण करने की कोशिश भी उन्होंने की है और ये बात कही है कि मुस्लिम समाज को पूरी तरह से जागना चाहिए और मुस्लिम समाज को जाग कर ओबीसी संगठनों को मजबूत करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों भी समाज के लोग, जितने भी दोनों समाज में ओबीसी धारक लोग हैं, इन तमाम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर ही अपनी जंग को लड़ना चाहिए और कामयाबी के साथ में इस जंग को लड़ना चाहिए। इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ओबीसी संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के सर्वा शब्बीर अंसारी साहब, इन्होंने मंडलनामा इस किताब को लिखा है और इस किताब का विमोचन भी इस वक्त किया गया है। 9 सितंबर 2024 को परभनी शहर के बीर रघुनाथ सभागृह यहाँ पर जिस तरह से इस किताब के विमोचन के मौके पर तमाम लोगों की हाजिरी हुई और इन तमाम लोगों के हाथ से जिस तरह से यहाँ पर इस किताब का विमोचन किया गया है, इस किताब के विमोचन के समय मोहम्मद गौस जैन साहब, इन्होंने शब्बीर अंसारी साहब, इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया और इस वक्त इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी जानते हैं। इस वक्त एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इन्होंने भी शब्बीर अंसारी साहब इनका ऐसा भव्य ऐसा सत्कार किया है। इस वक्त आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है जिन लोगों ने यहाँ पर ओबीसी संगठन को साथ देने की बात कही है और मुस्लिम समाज से उन ज़मीनात को बचाने की कोशिश की है जो ज़मीनात हिंदू समाज के उन लोगों के पास में गई है जो लोग यहाँ पर ये ज़मीनात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हारनी के समय जिस तरह से यहाँ पर इन ज़मीनात पर कब्ज़े किए गए थे वो कब्ज़ेजात पूरे
जैसे कि तैसे हैं और सिर्फ उन लोगों से पैसा लेकर उन ज़मीनात को बेचा गया है मुस्लिम समाज के उन इनामदारों की जानिब से, उन ज़मीन के मालिकान की जानिब से, जो आज अपने पूर्वजों ने इन्हें ज़मीनात के तो सौदे कर दिए थे और ज़मीनात तो बेच दिए थे, लेकिन उन्हीं के वंशज आज उठकर बैठे हैं और उनके वंशज उठकर बैठकर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं और वक्फ बोर्ड में धांधलियां मचाकर अपने ही परिवार के लिए करोड़ों रुपए बटोरने की कोशिश ये तमाम लोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام। को इज्जत बख्शी स्टेज पर ओबीसी नेता, हमारे भी नेता, हमारे विशाल बुद्धवन साहब, भगवान वाघमारे साहब, अभी जो इलेक्शन जीते, सबसे पहला और बड़ा मुद्दा ये है कि हुकूमत हिंद की तरफ से जो वक्फ जो बिल है उसको अमेंडमेंट के लिए उन्होंने पहले तो अमेंडमेंट करने की कोशिश की और क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग था इस वजह से फिर उनकी जो वहाँ पर मामला अगर बराबर से नहीं जमा तो उन्होंने जॉइंट कमेटी बना दी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड एक अलग चीज है और वक्फ बिल एक अलग चीज है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज का मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। हो सकता है कि हमारे जहनों में, हमारे दिल में वक्फ बोर्ड को लेके कुछ ऐसी चीजें आए जहन में, उनके काम को लेकर, उनके तरीक़ेकार को लेकर या उनकी ईमानदारी को भी लेकर ऐसी बहुत सी चीजें आई, हो सकता है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि वक्फ उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है जो अल्लाह के नाम पे वक्फ की जाती है और उसके बाद से वो जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो या चाहे वो फिर किसी और जायदाद की शक्ल में हो, एक बार वो अल्लाह के नाम पे अगर वक्फ की गई तो फिर वो ता क़यामत तक वो जमीन, वो जायदाद, वो सिर्फ अल्लाह की रहेगी। और मुझे ये लगता है कि अल्लाह की जो जमीन है वो हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी जितनी ताकत है, छोटी मोटी जो भी ताकत है, अगर उस जमीनों के खिलाफ, उस जायदाद के खिलाफ अगर हुकूमत हिंद अगर गलत नियत रखती है और गलत तरीके से उस जमीन को हड़पने की नियत रखती है तो हम एहतजाज करें, हम अपनी ताकत के हिसाब से उस बिल का अपोज करें। अगर हिस्सेदारी चाहिए सत्ता में, अगर हमको हिस्सेदारी चाहिए सियासत में और हमको अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन करना है सामाजिक लेवल पर, तो हमको पॉलिटिकल ताकत भी लगेगी, समाज में कुछ ऐसे घटक भी हमारे साथ लगेंगे जो आपके दर्द को समझते हो, आपके दुख दर्द को समझते हो, आपके परेशानियों को समझते हो और आपके साथ कंधे से कंधे लगाने की ताकत रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये वक्त की जरूरत है कि जो गैर मुस्लिम समाज में जो ओबीसी घटक है, जो सबसे बड़ा घटक है, वो समाज किसी न किसी वजह से, चाहे उसमें हमारा अप्रोच ना रहा हो उनकी तरफ, या हमने पहल न की हो या उनकी तरफ से कुछ पहल ना हुई हो, मगर एक जो गैप है, एक हमारे और उनके बीच में जो दूरियां है, उस दूरियों को दूर करने की एक ये पहली छोटी सी कोशिश है। इंशाअल्लाह ये आपको तादाद में भले ही कम लग रही हो, मगर ये खतरा धीरे धीरे समंदर की शक्ल इंशाअल्लाह इख्तियार करेगा, क्योंकि हमारी नीयत सिर्फ इसमें यही है कि दो समाजों के बीच में की जो दूरी है वो कम हो
वो खत्म हो और दोनों समाज एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे की ताकत को समझकर एक दूसरे के साथ में आए। अन्सारी साहेब आहे, त्यांचा बराचसा ओबीसीच्या बद्दलचा इथं अभ्यास असेल. आपल्याला पक्षीय राजकारण सोडून इथं बोलायचं, कारण हे सामाजिक व्यासपीठ आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाची आपण जर पूर्वापार एक 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 शिडी जर आपण लावत गेलो तर ह्याचं मूळ तुम्हाला मोरारजी देसाई पासून सापडतं. बरोबर आहे शब्दसरी साहेब? मोरारजी देसाईंनी मंडल आयोगाची स्थापना केली. या व्यवस्थेमध्ये अहिरे आणि नाहिरे जो समाज होता, अहिरे म्हणजे गावातला, नाहिरे म्हणजे गावकुसा बाहेरचा, त्याच्यामध्ये तुम्हीही कुठेतरी होता. तुम्ही काही अहिरे पण होता, काही नाहिरे पण होता. त्या समाजाला या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी कुठेतरी आरक्षण दिलं पाहिजे एससी एसटीच्या धर्तीवर, म्हणून मंडल आयोगाची स्थापना केली. म्हणजे बीपी मंडलांना त्यांनी हे काम दिलं. काही जणांना थोडं वाईट वाटेल मी बोलत असताना, कारण मी बोलताना परखड मत मांडत असतो. त्याच्यानंतर हे मंडल आयोगाच्या शिफारशी आल्या. दुर्दैवाने मोरारजी देसाईंचं सरकार गेलं झालं. त्याच्यानंतर आल्या महामहिम भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधीजी आणि राजीव गांधी. त्यांनी या मंडल आयोगाला केराची टोपी दाखवली, कारण त्यांना ओबीसीला आरक्षण द्यायचं नव्हतं. मला इथं सांगावं असं वाटतं की देशामध्ये नवे तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या वेळेस ओबीसीचं आरक्षण आलं त्याच्यामध्ये मुस्लिमांमधल्या सुद्धा बऱ्याच ओबीसी जातींना आरक्षण दिलं. आणि तुम्हाला आम्हाला गाजर दाखवलं जातं की आम्ही तुम्हाला 5% देऊ, कोणी म्हणते 4% देऊ, अशा प्रकारचं आरक्षण देण्याचं गाजर दाखवलं जातं. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहत असताल, ज्याचं आपण नाव घेतो, व्हीपी सिंगांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली आणि महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. शरद पवारांनी आरक्षणाची बजावणी करत असताना त्याच्यातला काही भाग भटक्यांना देऊन टाकला, ज्याचं मी प्रतिनिधित्व करतो. आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस त्यांचं सरकार गेलं, त्याच्यानंतर जर मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी जर साहेब कोणी जर भांडलं असेल तर ते फक्त एकमेव नेता होता महाराष्ट्रामध्ये, आणि तो म्हणजे गोपीनाथ मुंडे होता. हे मला इथं आवर्जून सांगावं असं वाटतं. पक्ष कोणता याला आपल्याला घेण्यात आलं नाही. सच्चर कमिशन लागू झालं. सच्चर कमिशन साठी लढा देत असताना आम्ही विद्यार्थी दशेमध्ये असताना सुद्धा लढा देत होतो. आपणही तिथं लढा दिला, गोस्वामीने पण दिला. सच्चर समितीचं नंतर काय झालं, सच्चर कमिशनचं नंतर काय झालं, याच्या मी भानगडीत पडणार नाही. पण एक भाग आपण इथं समजून घेतला पाहिजे की ओबीसीच्या मध्ये आता माझ्या सरांनी सांगितलं, काही बाळबळ उभा राहिले, ओबीसीच्या आरक्षणाला हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तुम्हाला आम्हाला काही गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. कर्नाटक असेल, आंध्र असेल, काही ठिकाणी असेल, आरक्षण द्यायची भूमिका घ्यायची, परत आरक्षण काढायची भूमिका घ्यायची. आपल्याही महाराष्ट्रामध्ये तसंच झालं. माननीय पृथ्वीराज चव्हाणांनी आपल्याला 4 ते 5% आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. पण त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आता आपल्याला ज्यांचा पुळका आला होता त्या लोकांनी त्याच्यावर काम केलं नाही. कारण तो पहिला मुख्यमंत्री होता की ज्यानं आपल्या आर्थिक सक्षमतेवर आरक्षण दिलं. जातीवर आणि धर्मावर आरक्षण द्यावं हे आपल्या घटनेमध्ये कुठेही लिहून ठेवलेलं नाही. आणि ज्यांना आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून जे आरक्षण मिळायला पाहिजे ते आरक्षण मुस्लिमांना मिळालं. मराठ्यांचं आरक्षण उडालं आणि मुस्लिमांचं आरक्षण टिकलं. पण ते 6 महिने टिकलं, कारण नंतर सरकार बदललं आणि या सरकारनं त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी पुढे चालू केली नाही. हे दुर्दैव आहे. आपण इथं भांडत असताना पाहतोय आज आपल्या परभणीमध्ये पण एक आंदोलन सुरू आहे, मुस्लिमांना आरक्षण दिलं पाहिजे. त्या आंदोलनाची धग काय होईल काय नाही हे झालं, पण एक प्रकारे मुस्लिम समाज तरी एकत्र यायला लागला. अन्सारी साहेबांनी आता एक विषय काढला एनआरसी आणि एनपीआरच्या बद्दल. बिट्टूभाई पण त्याचे आता मला वाटतं साक्षीदार आहेत. एनआरसी आणि एनपीआर बद्दल मुसलमानांनी आंदोलन करू नये या भूमिकेचा प्रथम मी होतो, ज्याच्या मागचे कारण मी त्यांना समजावून सांगितलं. कारण अरे बाबा, जो समाज या देशावर या मुघलांनी राज्य केलं, हे इथले कोण आहे? इथले मूळ निवासी खरे राजकारणी जमात आहे. त्यांना एनआरसी एनपीआरची काय भीती दाखवायला लागली? त्याच्या आधी त्यांना सांगितले की त्याच्यानंतर उत्तर प्रदेशची निवडणूक आहे. बोस भाई, एनआरसी एनपीआर इधर लगाया, उधर उत्तर प्रदेश निकाल के ले गए, तुमको हमको पता भी नहीं चला. हम यही कर रहे, शाहीन बाग बना रहे, ये कर रहे. साहेबांनी चांगली गोष्ट सांगितली, म्हणजे डिवाइड अँड रूल. तुमचं लक्ष वेगळीकडे करायचं, तुम्हाला नेग्लेक्ट करायचं, व्यस्त नाबूद करायचं आणि राज्य करायचं. तुमची मानसिकता एकच व्यवस्थेने कन्फ्यूज. आरएसएसची मानसिकता आहे कन्फ्यूज अँड रूल. कारण तुम्हाला कन्फ्यूज केला मुसलमानांना हिंदूंच्या विरोधामध्ये. ओबीसीला करूच शकत नाही, त्यांना कळून चुकलंय. सगळे ओबीसी वेगळे झाले. आता त्यांचं भांडवल त्यांच्यावर उडटलंय. त्यांनी उभं केलं आमच्या विरोधात. मी कोणाचं नाव नाही घेणार. पण आता काय झालं माहितीये का, त्याच समाजातले तरुण ज्यावेळेस आम्हाला भेटायला येतात त्यावेळेस म्हणतात, साहेब आम्ही विशालरावला बोललो साहेब, पण आता आम्हालाच आमची चूक करायला लागली.
की ह्याच्यामुळे झालं कसं, उलट फायदा झाला मुस्लिमांचा. ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणामध्ये आदरणीय अन्सारी साहेब तुम्हाला सांगतो 10 पैकी 9 मुसलमानांचे विद्यार्थी लागले तर 1 मराठ्याचा लागला. हे ते करायला गेले एक झालं. एक आमचं काय झालं, आम्ही जिथं होतो तिथंच आहोत आणि जिथं आहे तिथंच राहणार आहे. हा विषय झाला ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये. आणि आदरणीय घोषभाई, आपण ज्या प्रकारची मुवमेंट इथं चालू करण्यात, मला वाटतं हा विषय मी फार आधी बोलतो की एकीकरण झालं पाहिजे. मुस्लिम ओबीसी, अहो आपण कोण, आपण नाही जमातीचे लोक आहोत. आपण एक झालं पाहिजे. आपण एक जर झालो तरच या सत्तेच्या चाव्या तुमच्या आमच्या हातामध्ये घेऊ. काय झालं रामगिरी महाराजांचं प्रकरण, कोण आलं हो तुमच्यासाठी? उगा यायचं स्टेजवर गपाटे हाणायच्या, नंतर काय केलं, कोणी काय केलं? ढुंगणाला हात पुसण्याचं काम तुम्ही करता आणि इथं पटपट्या गप्पा हाणतात. अरे तुम्हीच उभं राहून आमच्या मुस्लिम समाजाचे घरदार दुकानं जाळण्याची भूमिका घेतली आणि आज तुम्ही काय आम्हाला सांगताय? ऐकणाऱ्यापैकी नाहीत, माझा इथला तरुण वर्ग तर कधीच ऐकणार नाही. मला इथं सांगावं असं वाटतं की आता आपण सगळ्यांनी एक होण्याची गरज आलेली आहे. राजकारणामध्ये काय होईल त्याच्या भानगडीत मी पडणार नाही, पण एक सामाजिक समरसतेची भावना म्हणून तुम्ही आम्ही एक झाल्याशिवाय या देशाच्या सत्तेच्या चाव्या तुमच्या आमच्या हातामध्ये येणार आहेत. ही भूमिका तुम्ही लक्षात ठेवली पाहिजे मित्रांनो. नाही तर काय होतंय, असे काहीतरी कार्यक्रम घ्यायचे, कुठेतरी 2 दिवस चर्चा व्हायची आणि मग जायचं. तुम्ही बघत असताल आज आमची संवाद यात्रा निघाली भटक्या मुलांची. कोण लोक होते? वडार, कैकाडी, गारुडी, सापवाला, नंदीबैलवाला, मुंगूसवाला, लक्ष्मीवाले, हे लोक 1500, 1600, 2000 लोकांची बघितली असेल पत्रकार बांधवांनी. कधी नव्हे महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची संवाद यात्रा निघाली. हे कशाचं बळ आहे, कशासाठी एकत्र आले? त्या गरिबांना, पालामध्ये राहणाऱ्या, गाव कुसा बाहेरच्या राहणाऱ्या लोकांना सुद्धा आज भीती वाटते की माझं आरक्षण खतऱ्यामध्ये. त्या आरक्षण वाचवण्यासाठी, सरकारला जाब विचारण्यासाठीची आज ही संवाद यात्रा होती. अवकाफच्या विषयावर येतो आता. हा झाला ओबीसीचा विषय. दुसरा विषय म्हणजे अवकाफ आणि मुस्लिम समुदाय. आता साहेबांनी सांगितलं की आम्ही दान या हाताने देतो त्या हाताला कळत नाही. आमच्याकडे गाजावाजा करायची फार सवय, रुपया द्यायचा 100 रुपये दाखवायचे. त्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद मानतो की तुम्ही 100 रुपये देता पण त्याचा एकदाही वाक्य होत नाही. कारण एकदा दिलेली जमीन, देवाला दिलेली जमीन, अल्लाला दिलेली जमीन ती परत घ्यायची नसती. ही भूमिका मुस्लिम धर्मीयामध्ये मला सांगावं असं वाटतं. दातृत्व आणि दानत्व जर तुम्हाला बघायचं असेल तर खऱ्या अर्थाने मुस्लिम धर्मामध्ये असतं. हे मी स्वतः अनुभवलंय. कारण की एक अनुभव सांगतो अन्सारी साहेब. मागच्या लॉकडाऊन मधली एक गोष्ट आहे. लॉकडाऊन मध्ये आमचे भटक्या मुलांचे पालक गाव कसा बाहेर राहतात. माझ्या परीने जेवढी मदत करता येईल, आमच्या संघटनेच्या एनजीओच्या पद्धतीने जशी मदत करता येईल, आमच्या भगवानराव दादांच्या पद्धतीने जशी मदत करता येईल आम्ही तशी केली. पण काही ठिकाणी आम्हाला ती मदत देऊ शकत नव्हतो, जसं किनगाव वगैरे, तसा मिट्टूबाई. अशा ठिकाणी माझे काही मित्र होते मुस्लिम समुदायाचे कॉलेजच्या जीवनात. अशा समुदायाला सांगितल्यानुसार त्या समुदायाने विचार सुद्धा केला नाही, कुठं फोटो सेशन सुद्धा नाही. त्यांना रात्रीतून ती मदत पोहोचली. हे दातृत्व दाखवण्याचं काम जर कोणाचं असेल तर त्या मुस्लिम समुदायाचं आहे. त्याची दखल घेत नाही. आपल्याला कुठं जरी काय झालं नाही, या राजकारणाने एवढी जात आपल्या डोक्यामध्ये भरवली, एवढा धर्म आपल्यामध्ये भरवलाय. आमच्या गीतेमध्ये सुद्धा सांगितलंय की कर्म आणि धर्म, अरे तुमचा कर्म हाच धर्म आहे, हेच आम्ही विसरून चाललो होतो आणि उगा या त्या धर्माला नाव ठेवतो. हे चुकीचं आहे. धर्मराज चव्हाणचा जर धर्म सांगितला होता, मी म्हणतो पाली तेरा रंग कैसा जैसे मिलाय वैसा. मला कोणताही जात नाही, मला धर्म नाही, मी फक्त मानवता म्हणून माणूस म्हणून जगणारा माणूस आहे. आणि माझ्यानंतर जर दुसरी कोणती जात असेल तर ती बाईची जात आहे. बस संपला. या 2 जातीच्या व्यतिरिक्त मी कोणती जात मानत. अवकाफच्या प्रश्नावर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, त्याच्याबद्दलचं एक बाईट पण माझं TV9ला आलं होतं की बाबा अवकाफचा प्रश्न आहे, याच्याबद्दल तुमची वंचितची आपल्या पक्षाची काय भूमिका आहे. नाव नाही घेणार मी. त्यांना सांगितलं हा विषय फार मोठा आहे. कारण की 8000 हेक्टर जमीन अवकाफची आहे देशामध्ये. एवढ्या जमिनीमध्ये माझं एक प्रांजळ मत आहे अन्सारी साहेब, अगर कहीं पे अगर मिळता या जमिनीवर ह्या खऱ्या अर्थानं गरिबाची सेवा करायची, गोरगरिबा मुस्लिमांचं आपल्याला उत्तरदायित्व घेऊन त्या मुस्लिम समाजाचं अपलिफ्टमेंट करायचं, त्यांचं सक्षमीकरण करायचं. आर्थिक असेल, सामाजिक असेल, राजकीय असेल, शैक्षणिक असेल. तर मला वाटतं हे 8000 एकर जमीनचा जो काही जे काही मोबदला मिळत असेल किंवा जी काही त्याची रेट येत असेल किंवा काही असेल तर आपल्या माध्यमातून आपण एक असा ठराव करावा की ते पैसे या गरीब मुस्लिमांच्या कामाला लागले पाहिजे. नाहीतर काय होतंय,
आता आम्ही पाहतोय इथं अवकाप परभणीमध्ये, इथं अवकापची परभणीमध्ये बरीच जमीन आपली अवकापची आहे घोषभाई. या जमिनीवर काय होतंय, कुणीतरी येते काहीतरी करतंय, ते त्याचं होऊन जाते, ते त्याचं पुरतं जाते. पण गरीबांचं काय? आज माझा जो गरीब आहे, जो बिचारा हॉकर्स आहे, आता आमचे इंडियनचे साहेब बघा, जे हॉकर्स आहे त्याच्यासाठी तुम्ही काय करता? म्हणजे त्या लोकांच्या शैक्षणिक खर्चासाठी तुम्ही, मला काय म्हणायचंय की शिक्षण आलं ना तर विचाराची ताकद वाढते. आता सरांनी सांगितलं की प्रत्येक बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या घराघरामध्ये जन्माला पाहिजे, ही भूमिका तुमची आमची असली पाहिजे. त्यांनी शिवाजी महाराज म्हणले, मी म्हणलं काय हरकत नाही, आता आपल्याला तलवारी पाजळायच्या नाही, पण विद्वेतीची तलवार पाजळायची म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या घरामध्ये जन्माले पाहिजे. एक विद्वत्ता आपल्या घरामध्ये आली पाहिजे, कशा प्रकारे वागलं पाहिजे, कायद्याचं ज्ञान कसं असलं पाहिजे, ही भूमिका तुमच्या आमच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण अंगीकारू त्यावेळेस मला वाटतं खऱ्या अर्थानं मुस्लिम समुदायाचा विकास. नाहीतर काय होईल, ही गरीब वाढत नाही साहेब, गरीब गरीब होतोय, मोठा मोठा होतोय. प्रत्येकाची एक ईर्ष्या असली पाहिजे, एक प्रकारची तळमळ असली पाहिजे की मी समाजासाठी काहीतरी करू शकतो, समाजाचं मी काहीतरी देणं लागतो. नुसत्या गप्पा मारून जमणार नाही. उद्या तुमच्यातून एकाएकाला जरी प्रयत्न केला की मी समाजाचं काय देणं लागतो, तर मला वाटतं समाजाचा उत्कर्ष झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही भूमिका जोपर्यंत आपण पाळणार नाही तोपर्यंत मला वाटतं की आपण अशा ज्या भूमिका मांडतो त्या भूमिकेला सार्थकी लागतील असं मला वाटत नाही. म्हणून मी प्रथमतःच आदरणीय घोष जैन साहेबांचे इथं आभार व्यक्त करतो की त्यांनी एक चांगला सुंदरसा कार्यक्रम इथं घडवून आला. येणाऱ्या काळामध्ये आपण बऱ्याच गोष्टीवर इथं उहापोह. आज या ठिकाणी ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गनायझेशन चे अध्यक्ष आणि तमाम महाराष्ट्राच्या नवरत्नाच्या माध्यमातून ज्या काही घटना घडल्या त्या घटनेचे साक्षीदार असलेले एकमेव महाराष्ट्रातले नेते मंडल आयोगाचे ते या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे रशीमभाई अहमद खान साहेब, विशालजी बुधवन साहेब, गुलाम मोहम्मद बिट्टू साहेब, अब्दुल वसीम साहेब, इकबाल सर, मोइन मौलवी साहेब, अब्दुल खालिक रशीद भाई, गुबराम अंसारी साहब, माननीय अनवर भाई जे परभणी जिल्ह्यामध्ये ओबीसीचं काम करतात ते फारुख भाई, आणि हे अतिशय चांगल्या प्रकारचा ज्यांनी कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. ही सुद्धा परभणी शहरातली पहिल्यांदा ओबीसी आणि मुस्लिम समाजातील ओबीसीच्या बैठकीच्या आयोजक जैन साहेब, पहिली बैठक आहे परभणीमध्ये, आणि ह्या बैठकीचे आयोजन आपलं जैन साहेबांनी केलं. त्याबद्दल मी तमाम ओबीसी समाजाच्या वतीनं, माझ्या सगळ्या सहकार्याच्या वतीनं आणि सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आज काही ना काहीतरी करण्याचा आपण प्रयत्न केला. काय होणार आहे पुढे ते कोणाला माहित नाही, तुम्हाला नाही माहित आणि आम्हालाही माहित नाही, पण हे व्हावं अशी भावना ठेवून आणि शबीर अन्सारी साहेबांचा जो मॅसेज आहे ते पूर्ण आपल्याला बैठक ह्या ठिकाणी लावली. आम्ही सगळेजण त्या बैठकीला आमच्या परीने उपस्थित झालो. तुम्ही सुद्धा आलेल्या सर्व नागरिकांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि मित्र, ह्या ठिकाणी फक्त दोनच विषयावर बोलायचं, ते बी फार शॉर्ट मध्ये बोलायचं असं तहसील साहेबांनी सांगितलं. नाही ते खान आहे, तुम्हाला माहित आहे खान म्हणलं आम्हाला बोलायचा लय समज आलाय, आम्ही सगळे खान बघ, त्याच्यामुळे ऐकावं लागते ते झालं काय म्हणायचं. तर आपल्या जिल्ह्याच्या खासदार फौजियाताई यांनी सुद्धा या बिलाच्या बाबतीत खूप काही आपल्याला माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचलेली आहे आणि ती सगळ्यांना माहिती आहे. आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे की ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी आणि ओपन मधले ओबीसी हे एकत्र यावं म्हणून आपण या ठिकाणी जमलो. एवढाच उद्देश आहे आजच्या बैठकीचा. राजकीय काही नाही, आजच्या घडीला तर राजकीय याच्यात काही नाही. आज आपण क्लिअर भूमिकेतून माणसं म्हणून एकमेकाला भेटणार, ते कोणते असो, पण ओबीसीचे सगळे प्रश्न एका स्टेजवरून मांडता येतात का, ह्या उद्देशाने आपण या ठिकाणी आलेलो. ओबीसीच्या मुस्लिम समाजातील अडचणी असोत किंवा आमच्या समाजातल्या असोत किंवा आणखी कुठल्या समाजातल्या असोत, ह्या अडचणीला आपण कुठेतरी सगळ्यांनी एकत्र येऊन सोडवलं पाहिजे.
प्रत्येक समाजामध्ये ओबीसी असते, 374 जाती येतात, प्रत्येक ठिकाणी कोणी आपापल्या परीने काम करत असेल, पण हे सगळं काम एका ठिकाणी व्हावं. आलोतेदार ओबीसी मधील मुस्लिम, वेगवेगळ्या जाती आहेत, मुस्लिम मध्ये सुद्धा अनेक जाती आहेत ओबीसी मध्ये काम करणारे. ह्या सगळ्या जातीने एकत्र येऊन काम करण्याचा हा एक प्रयोग आहे. हा प्रयोग सक्सेस करण्याकरता आपण सर्वजण या ठिकाणी आलेलो आहोत. दुसरा आहे बिलाचा प्रश्न आहे. आता त्या बिलाबद्दल अन्सारी साहेबांनी सांगितलं की त्या बिलाच्या बाबतीत आपल्याला जी काही माहिती मिळाली किंवा आपल्यापर्यंत जी माहिती आली, आता तुम्हाला सांगायच्या काही गोष्टी कोणाला गरज नाही की सरकार कोणाचं आहे आणि सरकार काय करेल, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सुद्धा माहित झालेल्या आहेत. मग ते एनआरसी असो, आता एक बिल आणलंय, त्या बिलाबद्दल थोडं बोलतो आज. त्या बिलाच्या माध्यमातून हे आणलं म्हणजे आपण उगाच जमा नाही झालो आणि लोकांच्या मनात ती भावना आहे की हे बिल काय, त्या बिलामुळे काय निर्माण होईल उद्या. तर हे जे सरकार आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जे सरकार आहे, जे 10 वर्षापासून चाललंय या देशामध्ये, यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून सगळेच रिझर्वेशन, ते मायनॉरिटीचं रिझर्वेशन असो की कुठल्याही समाजाचं रिझर्वेशन असो, रिझर्वेशनला विरोध करणारं हे सरकार आहे. मग ते नोकरीचं रिझर्वेशन असलं तरी हे विरोध करते आणि असं बिल जरी आलं एखादं ते विरोध करते. आता हे बिल आणण्याचं काहीच कारण नव्हतं. आजच्या घडीला जे चाललंय, पहिले कायदे इतके सक्षम आहे किंवा त्याच्यात थोड्याफार प्रमाणात दुरुस्ती सुचवायला पाहिजे होती किंवा दुरुस्ती आणायला पाहिजे, ते काही ना आणता एकदम बदलच आणल्या त्याच्यात. म्हणजे काय करायचं यांना, ह्या सगळ्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात द्यायच्या इनडायरेक्टली. आज नाही कळणार, ते 2 वर्षाने तेच होईल, आपल्याला कळेल, पुन्हा उशिरा कळेल. ह्या सगळ्या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या आणि त्याच्यावर गव्हर्नमेंटचे माणसं बसवायचे. आज जे आपापल्या समाजाचे लोक वेगवेगळ्या मंडळावर असतात, आपापला जे कारभार करतो, तसं नाही करायचं त्यांना. हे सगळं एकत्र करायचं आणि त्यांच्या ताब्यात घ्यायचं. मग तिथून कोणाला काय करायचं, काय नाही करायचं, त्याच्यात इंटरफेअर कसा करायचा, त्याच्यात काय प्रॉब्लेम निर्माण करायचे, हे कुठल्या तरी मार्गाने अशी परिस्थिती निर्माण करायची, सगळ्या मानवतेला परेशान करायचा, हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा प्युअर उद्देश. आणि ह्या उद्देशाला सफल न होऊ द्यायचं असेल, याला सक्सेस नसेल होऊ द्यायचं, तर तुम्ही आम्ही आता वेळेलाच आपण जागरूक झालं पाहिजे आणि ज्या काही अडचणी निर्माण होणार आहेत त्या न होण्याकरता आपण एकत्र येऊन, तुम्ही असो की आम्ही असो. आता तुम्ही उद्या समजा त्या बिलाच्या विरोधात काही काही निवेदन दिलं, आम्हाला सुद्धा कॉल केला असतं तर आम्ही आलो असतो. आम्हाला बोलून तर पाहा ना, किंवा तुम्ही आहेत का नाही, ते प्रत्येकाचं काम आहे. आपण सगळ्यांना आम्हाला सांगा, आम्ही येतो तुमच्याकडे. एक तर तुम्ही आम्ही एकत्र झालो तर इथं काहीतरी निर्माण होईल. मग ठीक आहे, तुम्ही तुमच्याकरता राहू, तुमची तरी बाजू होईल, पूर्ण नाही तर आमची तरी होईल. आता कोणाचीच होणार नाही. ही सिच्युएशन गेल्या 30 वर्षापासून या जिल्ह्यात आहे आणि हीच पुन्हा 25-30 वर्ष राहील. आपण जर असं वागलो, हिला जर बदलायचं असलं तर अशा प्रकारचे प्रोग्राम झाले पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी सुद्धा झाली पाहिजे. ही काही निवडणुकीपुरती अंमलबजावणी झाली आणि पुन्हा निवडणूक झाली की आपण तुम्ही तुमच्या घरी, आम्ही आमच्या घरी, तर त्याच्यात काही रिझल्ट येणार. हे प्रॉपर काम करायचं असेल तर आपण सगळ्यांना एकत्र येऊन केलं पाहिजे. अतिशय चांगल्या प्रकारचा विषय या ठिकाणी आपण ह्या ठिकाणी आणला, त्याबद्दल जैन साहब तुमचे सगळ्यांचे. ओबीसी से नाम से पहचाना जाता है तो हमारे फारूक ओबीसी साहब, जो बेचारे पहले उनको ओबीसी में फारूक है, और हमारे मिठू भाई मोहन मौली साहब और हमारे इकबाल सर ओबीसी नहीं है मगर और बिल और ओबीसी आरक्षण, ये 2 मुद्दे पे आपके सामने बोलना मतलब सूरत को आईना बता रहे ऐसा है. तो मैं टेक्निकल मुद्दे पे नहीं बोलूंगा सर. ये तीनों के ताल्लुक से मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि हम ही नहीं होंगे तो पकड़े कौन बांध लेगा. तो हमारे मिठू भाई, इकबाल सर, मोहन मौली साहब, ये सब हमारे परभणी के हीरे हैं. जो कोई प्रोग्राम बने तो प्रोग्राम में उसमें जान आ जाती है. तो सब परभणी डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4-5 साल से हम 10-15 लोग हर समाज के जरिए पे आके, जिन्होंने ओबीसी के लिए कुछ तो भी करना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन भी धोखे में, ये बात हमारे ध्यान में रखी जा रहा हूँ. इतने अच्छे और आपकी तरफ से उसमें हो रही है, इतने अच्छे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्गेनाइज किया वो मेरे करीबी दोस्त जिनका नाम लेना क्रम प्राप्त है, दोस्त जैन साहब. तो सर हम 4-5 साल से ओबीसी के मूवमेंट चला रहे हैं. 10-12 लोग एक जगह पे आए
आगे हमने जब हमको समझ में आया कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी कहीं तो धोखे में आने जैसा है, कुछ करना चाहिए, तो उससे हमने जो शुरुआत की, अभी तक हमने कम से कम 4, 5, 6 बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, हर साल एक प्रोग्राम 2 प्रोग्राम लेते हैं। मंडल कमीशन की यात्रा निकाली, पहला जो हमने ओबीसी का मेला यहाँ पे लिया, एक शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ 4-8 दिन की तैयारी में 25,000 लोग एक जगह पे यहाँ पे आए। और आपने देखा होगा कि कल के इलेक्शन में फिर 4-5 साल में ओबीसी जो कभी एक जगह पे नहीं थी, वो आज ओबीसी पूरी एक जगह पे आई है। अब रही बात ओबीसी और मुस्लिम कम्युनिटी, तो सब जितने जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर ओबीसी संख्या में 54% 60% आप जानते हैं जनगणना हुई नहीं, तो जानते हैं जनगणना हुई नहीं, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। जैसा परभनी डिस्ट्रिक्ट में जिंतूर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 82% माइनॉरिटी और ओबीसी है, तो ओबीसी में थोड़ी अवेयरनेस अभी आ गई है, ओबीसी जाग गया है, ओबीसी के साथ आ रहा है। बट मुस्लिम और ओबीसी, मुस्लिम या हिंदू ऐसा बोलेंगे अपन इसको, ये दोनों का जो कम्युनिकेशन गैप है, जैसा मैं हर शादी में आग में जाता हूँ, मस्जिद में बैठता हूँ, बयान सुनता हूँ, मुशायरे सुनता हूँ, सब शायद मेरे को पहचानते हो, मैं उनको पहचानता हूँ। तो ये हर हिंदू ने जब खुल के, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदू के पास जब आएंगे, तो ये पूरी जो दरी है मुस्लिम और हिंदू की, ओबीसी और हिंदू के बोलेंगे मुस्लिम और हिंदू, तो ये एक जगह आने का कुछ तो भी इतिहास हो सकता है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट ओबीसी को पूरक है, परभनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जिंतूर कॉन्स्टिट्यूंसी हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ओबीसी की संख्या उतनी है। मुस्लिम कम्युनिटी अगर खुल के हमारे साथ आ जाए तो कुछ नया नहीं, कुछ नया समीकरण यहाँ पे बन सकता है। आपने देखा होगा पिछले 2-4 साल में महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, एक आदमी उठ के आया, उसके पीछे पूरा समाज आया, करोड़ों लोग एक जगह पे आ गए, रास्ते पे आ गए, तो मजबूरी से गवर्नमेंट के पूरे आजे और माजी मिनिस्टर्स को वहां पे जाके झुकना पड़ा। रोज वहां पे एक मिनिस्टर जाता है, उनकी मानी पूरी उम्मीदें नहीं पता। मराठा समाज हमारा बड़ा भाई है, एजुकेशन और नौकरी 2 चीज के लिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अड़चन आ रही है कि ओबीसी का आरक्षण क्यों चाहिए था। अभी तक आप देखेंगे साहब, जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है पूरे मराठा समाज के हैं, पूरे स्थानीय स्वराज्य संस्था पे जो बैठे हैं वो मराठा समाज के लोग हैं, जितनी शुगर फैक्ट्रीज है पूरी मराठा समाज की है। फिर आरक्षण किससे मांग रहे हैं और कौन मांग रहा है, ये चलना क्या है। मराठी में इसको बोलेंगे जागीर का शुक्राचार्य। आप लोग देखेंगे फूल पत्तों की, कुत्ते बिल्लियों की, हर चीज की झाड़ों की जनगणना हो, जाति न्याय जनगणना क्यों नहीं हो, इसके पीछे कौन है। तो अपनी ओरिजिनल मांग ये चाहिए कि जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, जिसमें से ये पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। और होने दीजिए, एक बार होने दीजिए, जितनी जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी भागीदारी। अगर ये करने तो संख्या पूरी क्लियर होना चाहिए। जैसा मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में ओबीसी कितनी है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। मुझे लगता कि मुझे कम मालूम है, तो बाकी कोई लोगों को मालूम कितना मुझे नहीं पता। 374 376 जात ओबीसी में आती है मेरे मामले के हिसाब से। तो ये हर चीज पे आप काम कर रहे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा, इसके आगे भी आप जो हुक्म करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो अपने को अपना रहनुमा जो है आपको चुनना पड़ेगा। दिक्कत एक बात की हो जाएगी, हर आदमी को आप अपन देख रहे हैं, एक आदमी को अगर पूरा समाज फॉलो करना है तो वो आदमी वो समाज का भगवान हो गया। उसमें डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि मुख्य चीफ काउंसिल को मिलने गया था, चौधरी नाम के दिल्ली में। आपको मैं दिल्ली में घर पे आप जान सकते साहब, आपके किताब का होता है मुझे। तो उनकी मेरी बात हुई, इतने आप एजुकेटेड लोग हो, एक आदमी के पीछे जा रहे हो, आरक्षण के बारे में आपको सब मालूम, तो आप समाज के सामने बात रखते क्यों नहीं। उनका बोलना है कि हम अगर कुछ बोलने जाएंगे तो समाज खिलाफ जाएगा। इसका मतलब समाज बड़ा है, समाज के आगे कोई बड़ा नहीं है। और अगर समाज ने ठान लिया तो कुछ भी हो सकता है कि समाज में कि कुछ 1 2 3 4 जो है उनको कम होना पड़ेगा। वो जब कम हो जाएंगे अपने को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा, और वो सही आदमी चुनना पड़ेगा। देखिए अगर वो ऊपर जाके आप देखेंगे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, अपने आदमी होंगे तो अपने कुछ बात अपन मनवा सकते हैं। मैं पॉलिटिकल हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप लीड कर रहे हैं,
मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ। और ओबीसी समाज परभनी डिस्ट्रिक्ट, बड़ी बात नहीं करता हूँ मैं, हम अभी एक जगह पे हैं। आप जो आदेश देंगे, आपके आदेश को हम फॉलो करेंगे, आपके साथ खंडे से खंडा मिला के रहेंगे और हर देंगे। इतना बोलता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। समाज के लोग हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी समझे कि वक्त क्या होता है। वक्त ये है कि ना तो हुकूमत की जानिब से कोई जगह दी गई है मुसलमानों को, ना जो है वक्त की जमीन जो है ये मुसलमानों ने अपने तौर पर किसी इदारे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी दरगाह के लिए, किसी और पर्पस के लिए उन्होंने अपनी जायदादों को वक्फ किया, ताकि उससे आने वाली इनकम को और उससे जो है जो इनकम होगी वो जो है जरूरतमंद मुसलमानों के ऊपर जो है खर्च और उनकी तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए जो है काम किया जाए। लेकिन आज जो मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड है उसमें जो मुतवल्ली हजरात हैं वो ये समझते हैं कि ये जायदादें हमारे बाप की, हमारी खुद की है। वो ये नहीं समझते कि इसका जो पर्पस है, इसका जो मकसद है, ये किस मकसद के लिए वक्फ की गई, इसकी आमदनियों से जो है किनको फायदा पहुंचाना चाहिए। ये भी जो है जहां हम हुकूमत के साथ हमारा रोना है, वहीं जो है हम अपने आप पर भी रोना रोते हैं कि हमारे लोगों की वजह से भी हमारे वक्त को नुकसान पहुंचा और उसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने मसलिहत से काम लिया, हमने जो है मामलात को जो है नहीं समझा और हमने हमेशा जो है जाने दो भाई, अपने को क्या करना है, उन्हें कर रहा, उसके मामले में अपने को क्यों टांग रहा है, उसके मामले में हमको क्यों मुदाखलत करना है। जहां सच्चाई है उस पर हमने कभी बात नहीं की। और जो है आज हम जब ये हालात आ रहे हैं तो हम जो है आज मुस्तहिद होने के लिए हम तैयार हैं। फिलहाल इस वक्त तहरीक ये जो वक्त एक्ट लाया गया, अभी देखिए कि अभी हमारे पास 3 दिन है, 13 तारीख तक जो है ये हम अवामी एहतजाज के शक्ल में जो है एक एहतजाज कर सकते हैं। अभी आज ही जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये मीटिंग से पहले एक जूम मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो है 40-42 लाख ऑब्जेक्शन जो है अभी तक आ चुके हैं, मगर वो ऑब्जेक्शन में जो है खिलाफ भी हो सकते हैं और तायीद में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते, मगर हमारी जो है बेहिसी का आलम यह है कि हम जो है ईमेल के जरिए भी अपना एहतजाज दर्ज कराने में जो है आगे नहीं और हम पीछे हैं। हम ये क्योंकि ये जायदाद किसी हुकूमत की जानिब से हमको दी गई नहीं है, ये जायदादें ये जो है हमारे बुजुर्गों ने और आबाओ अजदाद ने इस मकसद के लिए जो है वक्फ की कि इसका फायदा जो है हमारी जो जरूरतमंद हमारी समाज है उस तक जो है पहुंचे। इसके लिए जो जद्दोजहद जनाब शबीर अंसारी साहब कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो है हम मौजूदा जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं हम उनको भी पकड़ कर जो है उनसे भी जवाब पूछेंगे। अभी फौजिया मैडम ने भी जूम मीटिंग में कहा कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो ये नहीं चाहते कि जो है जिस तरह से आंध्रा के वक्फ बोर्ड ने एक ठहराव लिया कि जो है हम जो है ये तरमीम नहीं चाहते, उस तरह से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के लोग नहीं चाहते कि जो है इस तरह का कोई ठहराव लिया जाए। उसके लिए जो है एक फौजिया मैडम बहुत कोशिशें कर रही है और उन्होंने आज जूम मीटिंग में भी ये उलमाए कराम से ये बात कही कि जो है हमने उस चेयरमैन को भी कहा और चेयरमैन पर दबाव डालने की जरूरत है कि जो है कोई ऐसा ठहराव लिया जाए कि जिसकी वजह से जो है वक्फ बोर्ड की जो तरमीम हो रही है वो जो है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को हुक्म देगी, लेकिन वो नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि जो है इस तरह का कोई ठहराव लिया जाए। लेकिन ये अवामी तहरीक अगर बनती है, ये अवामी तहरीक अगर बनती है तो उन लोगों का भी जो है गिरेबान पकड़ा जाए कि उनसे भी जो है जवाबदेही पूछी जाए कि जो है आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जब आपने इस ओहदों को कबूल किया है तो जो है क्या आप इस पर जो है जब फायज हैं तो क्या ये हमारी जायदादों की आप रखवाली करना चाहते हैं या जो है आप किसी और रास्ते से इन जायदादों को जो है एक हुकूमत के उन चहितों के हवाले करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों पर जो है हमको गौर करने की जरूरत है। रही बात
अब ओबीसी का जो मामला है, ओबीसी का मामला जो है अब उठा, महाराष्ट्र में ये बात आज आई, लेकिन पूरे इंडिया में जातिगत जनगणना की बात हो रही। ओबीसी का मामला महाराष्ट्र में जब मराठों का रिजर्वेशन की बात आई, लेकिन इससे पहले यह हाल था कि जो है हिंदू बोले तो सब आ गए, मुसलमान बोले तो एक दलित हो गए, और मुसलमानों के साथ जो सुलूक हुआ वो सब जो है जिस अंदाज में भी जो सुलूक हुआ उसको जो है मुसलमानों ने देखा, और जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आए तो मुसलमानों ने इसी मकसद से जो है चाहे वो इख्तियार में आए या ना आए, और वो जो अपोजिशन पार्टी को जो है मुसलमानों ने वोट दिया, और इसीलिए आज जो है अपोजिशन इतनी मजबूत है कि जिसकी वजह से ये पार्लियामेंट में जो बिल आया है वो बिल जो है, वरना आपने देखा होगा कि जो है 2014 से आज तक जितने भी बिल आए, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो हमारी खवातीन के ताल्लुक से हो या मुसलमानों के ताल्लुक से, जो भी बिल लाए गए वो जो है बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिए गए। और आज भी वो ये चाहते हैं कि जो है, क्योंकि राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं थी, और ये जो अभी परसों 12 जो राज्यसभा के मेंबर आए और उनकी जो मेजोरिटी 3 वोटों से बड़ी है, वो ये चाहेंगे कि जो है ये बिल को फिर से जो है दोहराएं, और जो है वो राज्यसभा में भी जो है मंजूरी के लिए की उनकी प्लानिंग है। हमको जो है अवामी तहरीक चलानी पड़ेगी। अभी जैसे चौहान साहब ने कहा कि बुद्ध लोग, मगर हम जहां तहरीक चलाते हैं तो हमारे भी हालात ये हैं कि जो है हमारे अंदर से कुछ लोग निकलकर जो है पत्थरबाजी करते हैं, या जो हालात बनते हैं और उसके बाद जो भुगतना पड़ता है दूसरी अवाम को, उसकी शक्ल जो है हम अभी जो है मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। हम जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये 3 दिन में 6 वाकयात जो है हो गए कि रतलाम के अंदर जो है, सूरत के अंदर, उसके बाद परतवाड़ा के अंदर, उसके बाद जो है तेलंगाना के अंदर जो हालात अभी मुसलमानों पर। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और वो रवा जनाब शब्बीर अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा वक्त जो है ओबीसी समाज की तरक्की और उन्नति के लिए और हुकूमत महाराष्ट्र से जद्दोजहद करने में लगा दी, और जब उसके बाद जो हालात आए उसके बाद उन्होंने वक्फ तहरीक की हैसियत से भी जो है बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र के अंदर किया। ये काबिल मुबारकबाद है, और आज भी वो अपनी इस उम्र की इस मंजिल में भी जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं यहाँ मौजूद मेहमान में मेरे दोस्त, मेरे रफीक़-ए-कार, मेरे क्लासमेट जनाब तहसीन अहमद खान साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे दोस्त जनाब बुधवन साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब हमारे बहुत अच्छे दोस्त और माजी उप महापौर जनाब भगवान राव वाघमारे साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब वसीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त जनाब मोइन मौली साहब यहाँ हैं, जनाब खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब इकबाल सर यहाँ हैं, फारूक ओबीसी साहब हैं, और जो है यहाँ पर मौजूद जनाब गफरान अंसारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और आज के इस प्रोग्राम के रुए रवा जनाब फौज जैन साहब यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इन 2 उन्वानात पर आज की ये महफिल यहाँ सजाई। मैं मुबारकबाद देता हूँ, और आप तमाम की यहाँ मौजूदगी इस बात का एहसास दिला रही है कि आपके अंदर वो जज्बा और वो है कि जो है आप ये चाहते हैं कि वह एक्ट को समझें, आप जो है ये चाहते हैं कि ओबीसी के इत्तेहाद को हम समझें। देखिए कि 2 उन्वानात हैं, मैं कहां से शुरू करूं। मैं ये चाहूंगा कि वक्त जो है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले जो है महाराष्ट्र के अंदर वक्त जो वक्फ बोर्ड है, ये मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड की हैसियत से यहाँ इसलिए था कि ये निजाम हुकूमत के अंदर हम लोग रहते थे, और निजाम हुकूमत में ये वक्फ बोर्ड बना, और जो है मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बाद में महाराष्ट्र के अंदर 1950 के बाद जो है
ये अमल में आया। ये बंबई या अलग इलाकों में वहां जो वक्फ की शक्ल थी वो ट्रस्ट की शक्ल में थे, और जो है लोग जो है ट्रस्ट रजिस्टर्ड थे और रजिस्टर्ड ट्रस्ट की शक्ल में या तो उसके जिम्मेदारान थे। और यहाँ जो वक्फ है वो वक्फ जो है मुतवलियों की शक्ल में और उसकी शक्ल में जो है यहाँ महाराष्ट्र के अंदर वक्फ है। वक्फ का मराठवाड़ा का जो वक्फ है ये दो उन्वानात पर है। वो एक तो जो है खिदमत माश और खिदमत उसके दो उन्वानात हैं। अब ये जो है ये पूरे हिंदुस्तान में जब वक्फ एक्ट बना 1995 का, उसकी अमलावरी जो हुई वो जो है एक बाद में ये जो है वक्फ एक्ट बना। अब ये वक्फ एक्ट में भी हम ये आज जो है हुकूमत जो बीजेपी की हुकूमत है और जिसने इसको तरमीम किया है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये वक्फ एक्ट न बदले, क्योंकि ये वक्फ एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिससे जो है फायदा पहुंच सकता है। ये वक्फ एक्ट बना जिस हुकूमत के दौर में भी, इसमें भी कई खामियां जो है अगर निकाली जाए तो आज भी जो मौजूदा लोग हैं वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या जो लोग हैं वो भी जो है इस एक्ट का फायदा उठाकर जो है 30 साल और 40 साल की लीज और ये तमाम चीजें जो है ये भी जो है इसके अंदर खुर्द करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि, मगर आज जिस अंदाज में इस वक्फ एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जो है इस पर हमको समझने की जरूरत है। और वो दान जो है गरीबों की फायदे के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए किया जाता है। इस्लाम का एक और उसूल है, इस्लाम का जो चौथा रुकन है वो ये है कि हर वो शख्स जिसको जो है एक अमाउंट बताया गया है कि अगर उसकी आमदनी इतनी ज्यादा है तो वो अपनी आमदनी का 2.5% गरीबों के लिए निकाले, जिसको कि ज़कात कहते हैं। और उसी चैरिटी जो है प्रिंसिपल के बीच में जो है ये ऑफ पे है। तो जो शख्स जब कभी भी अपनी कोई जमीन, अपनी कोई जायदाद, खेती वक्फ कर देता है समाज के लिए, गरीबों के लिए, तो वो जो है ता क़यामत, हमारा मानना है कि ता क़यामत वो वक्फ प्रॉपर्टी रहती है। अब एक बात ये हुई कि हमारे पास पुलिस एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन में बड़े पैमाने पर मारकाट हुई, बड़े पैमाने पर औकाफी दफिनों को, बल्कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है कब्जा कर लिया गया, लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। बड़ा खूनी वाकया है, बड़े जो है दर्दनाक वाकयात है, लेकिन हुआ कि जो है वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हुए। फिर ये हुआ कि जिन लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड रहा उन लोगों ने भी, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल लोग थे, सियासी लोग थे, सियासी दबाव में रहते थे, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर औकाफ का इस्तेसाल किया, उन्होंने शोषण किया और औकाफी जायदादों को उन्होंने जो है लोगों के हवाले कर दिया। इस वजह से आम मुसलमान के दिल में उनके ताल्लुक से चिढ़ है। वो कहता है कि जब ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और ये मुसलमानों के लिए है तो फिर उसका मुसलमानों को फायदा क्यों नहीं है। तो ये उनकी जो चिढ़ है वो वाजिबी है। ये सारे मामला हमारे अंदर के हैं। लेकिन आज पार्लियामेंट में जो है जो बिल लाया गया है, वो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, गवर्नमेंट की मंशा, गवर्नमेंट की नीयत इस पे इंतहाई खराब है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुस्लिम कम्युनिटीज के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है पैरालाइज किया जाए। हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यही हाल हुआ, JNU के खिलाफ में है वो मौजूद, और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल भी उसका ही एक हिस्सा है। वो चाहते हैं कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी जाए या उसको छीन लिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। और आजकल तो हमारा जो मुल्क है सारा की सारा मुल्क ही अगर अडानी और अंबानी के हवाले करने की तैयारी चल रही है तो फिर लोगों का भी छीन कर देने में क्या बुराई है उनको। तो उनको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिए जा सके। तो इस पर बहुत ज्यादा बोलने वाले हमारे शबीर अंसारी साहब हैं, उनका जो है एक बड़ा वक्त, बड़ी जिंदगी इस पर गुजरी है। और दूसरी बात यह है कि हम में से भी, हम लोग ये बात करते हैं औकाफ की, हम में से बहुत सारे लोग जो है बातें ये करते हैं कि साहब हमारे पास इतनी जायदाद है कि मुसलमानों को किसी को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा दलिंदर दूर हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हमारी जायदाद की नोयत क्या है, उसका इस्तेमाल कैसा होगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा, उसकी प्लानिंग कैसी होगी। बहरहाल तो भी ये सारी बातों से हटके ये हमारी मामला है, इस पर भी हमको सतर्क रहना चाहिए। समाज को इस पर उठकर खड़ा होना चाहिए।
समाज को इस पर बात करनी चाहिए। हमारे पास लोग मसलियत पसंद हो गए हैं, लोग जो है डरते हैं, खौफजदा रहते हैं। हर कोई चाहता है कि शिवाजी पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। तो ये जो रवैया है, ये जो ट्रेंड है, इससे आपकी उन्नति, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। तो ये हमारा अपना मसला है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल की हम जो है पुरजोर जो है उसकी मुखालिफत करते हैं, और हमको उसके लिए जो मूवमेंट चल रहा है, उसके लिए जो मैसेजेस ईमेल भेजने की कोशिश है, इसमें भी हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा पूरी हुकूमत से जमहूरी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से जो है हमको उसका अपोज करना है और उसकी मुखालिफत करना है। मैं समझता हूँ कि मैं काफी कुछ कह चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता, दलित समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी अगर पैदा नहीं होता, तो शायद दलित समाज को आज भी गुलामी से आजादी नहीं मिलती, और मालूम नहीं कितने 100 साल तक जो है वो समाज गुलामी करने पर मजबूर होता। ये हुई एक बात। अब इस प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा है कि आजकल पूरे मुल्क में एक इश्यू है, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2004, वक्फ अमेंडमेंट बिल। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया की वजह से आज हमारा आम आदमी भी ये जान गया है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, और औकाफ के बारे में जो है जो पार्लियामेंट में डिबेट चले, मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने जो है इस इशू पे बात की है, उससे बात खुलकर आ गई कि हम जो है मतलब ये क्या मामला है, क्या मैटर है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात जब हम करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से कुछ फोर्सेस, फैशिस्ट फोर्सेस जो इस मुल्क पर जो है जिन्होंने कब्जा कर लिया है, दे वांट टू क्रिएट अनरेस्ट इन द कंट्री। उनको जो है इस मुल्क को अनरेस्ट रखना है, बिल्कुल परेशानी के हाल में रखना है। वो नहीं चाहते कि जो है लोग जो है सुकून से रहें, और वो जानते हैं कि अगर लोग सुकून से रहेंगे तो फिर लोग तरक्की करेंगे, लोगों का दिमाग जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो जो इजारादारी है उनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। तो मुख्तलिफ इश्यूज लाए जा रहे हैं, ऐसे इश्यूज जिनका जो है कोई मतलब है कि इम्पोर्टेंस नहीं है उनका, ट्रिपल तलाक बिल और एनआरसी और ये और वो। तो इससे जो है हासिल इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है, दूसरी कम्युनिटीज का भला होने वाला नहीं है। लेकिन उनको जो है क्या करना है, एक इस्तिराब फैलाना है, एक जो है लोगों में बेचैनी फैलानी है, और इसी मकसद के तहत ये बिल लाया गया है। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड हुआ करता था, फिर बाद में उसका एक्सपेंशन हो गया, वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है, जैसे कि अभी हमारे भाई गौसदैन साहब ने बताया है कि इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत ये बात तय है कि जो चीज लोग जो है, अच्छा इशू है और बहुत सोच समझ के रखा गया है। जैसे सभी ने कहा कि इसको पॉलिटिक्स में मत लाइए, ये दूरअंदेशी वाला मामला है, दूरअंदेश बनना चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम रखा गया था। मगर हमारे में बहुत जल्दी से गलतफहमी और गलत बातें हमारे पास पसरते रहती कि सब पॉलिटिकली एजेंडा चल रहा है। बहुत बहुत कमजोरी है हमारी, ठीक भी है भी, तो हमको समझना चाहिए, समझना चाहिए। उसके आज के खुसूसी मेहमान आपके सबके, इस परभनी शहर के जानी पहचानी शख्सियत, मुअज़्ज़िज़ शख्सियत अली जनाब इज़्ज़तमाब तहसील अहमद खान साहब, आप सबके यहाँ के ओबीसी के लाड़ के नेता, जो ओबीसी की लड़ाई मुसलसल लड़ रहे हैं और मुहावर रहे हैं, भगवान राव जी वाघमारे साहब, मलिक चौहान साहब, विशाल बुधवड़ साहब, और जो भाई माफी चाहता हूँ आपको अगर से कुछ मेरी बातों से हुआ तो कहाँ एक बड़ा काम करने जा रहे हो, जिनको आपके साथ पहले मुबारकबाद है, बहुत बड़ा। और ये हकीकत में जो बुनियादी काम बोलते हैं वो काम करने जा रहे हैं, वो इस परभनी शहर के अंदर बहुत बड़ा काम आपको समझ में आ। और
स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे तो सभी लोग हैं, काबिल एहतराम बहुत बड़ी शख्सियतें हैं हमारे के साथ सामने बैठे हैं तमाम बुजुर्गों। 5 मिनट में खाली अमेंडमेंट के बारे में बोलूंगा। तो मैं आज उसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा था, मगर छिड़ गई है और मैं कुछ ना कहूँ। देखिए, ये बिल जब सादर हुआ, पार्लियामेंट में आया, बात चली, पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी, तो एक गुस्सा भी था, खामोशी भी थी, क्या करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही थी। तो मुंबई में तमाम वहां के काबिल एहतराम शख्सियतें, उलमा इकराम, उलमा बोर्ड, वहां के आमदार, वहां के माजी आमदार, खासदार और सभी लोग मेरे पास आए और शबीर भाई आपको ही शुरुआत करना पड़ेगी, क्योंकि तहरीक औक़ाफ़ आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप जानते हैं। तो अभी तक तो इसके बारे में कोई बात हुई नहीं है, मतलब मेरी तबीयत सही नहीं है, और मैं जब आऊंगा मैं कहूंगा तो सबको ऐसा महसूस होगा कि मैं सबके खिलाफ बोल रहा हूँ। उलमा समझेंगे कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली लोग समझेंगे कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो समझेंगे कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सच बात कहने जाऊंगा मगर लगेगा ये कि सबको ही बुरा लगा, सबके बारे में बुरा कह रहा हूँ। बोले नहीं, आपको कहना पड़ेगा। इस्लाम जिमखाना में पहली मीटिंग हुई वो वफ़ बिल के तरफ के बाद से शुरू हुई, और वहाँ अमीन पटेल जो वहाँ के अभी आमदार है मेरे बाजू बैठे थे, वारिस पठान जो इमाम के थे मेरे बाजू बैठे थे, बाबा सिद्दीक जो बाबा सिद्दीक का बच्चा उलमा बोर्ड के अध्यक्ष सब पूरा भरा हुआ हाल था। मैंने उनको पहले यही बात बोला कि ये बकवास करने से और बकवास सुनने से पहले मैं सदर मुझे बना दिए, और फिर मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं। और आप जब गलत ट्रैक से जाएंगे और बातें सब गलत तरीके से आएंगे तो कुछ नहीं। मैं पहले कहूंगा, शर्त मेरी ये है, और मैं कहूंगा उसके बाद में फिर आप उसके ऊपर आपको क्या कहना है कहो, नहीं तो शुरुआत ही गलत तरीके से हो जाए तो मतलब ही नहीं आने वाला है। तो सबने एक्सेप्ट किया। अमीन पटेल बोला आप हमारे बुजुर्ग है, एक ही आदमी है आपको जिसको हमने मानते हैं, उठा के लाए, बात करें। बोला ठीक है, मैं बात कर शुरू किया। ये तरमीमी बिल जो आया है, क्या वजह, क्यों लाया है, क्यों ये बीजेपी वालों को महसूस हुआ है लाना, क्या वजह क्या है? जवाब किसके पास नहीं था। हर एक आदमी अपनी अपनी सोचता है। मैंने उनको एक रेफरेंस दिया, एक लेटर भी दिया, लेटर थमाया भी, कि 1976 में इंदिरा गांधी जब वजीर आजम थी, उसने एक लेटर सारे स्टेट्स को लिखा। क्या आपको मालूम है? कांग्रेस के आमदार में किसको मालूम है क्या था और क्या नहीं था, उन्हें क्या कही और क्या नहीं, कुछ मालूम। सब लोग थे सामने सबके सामने बात, और वो लेटर की कॉपी भी दी है। वो लेटर में इंदिरा गांधी ने लिखी थी कि मैं बहुत फिक्रमंद हूं। कोई भी कहेगा ये बात, वो तहरीक औक़ाफ़ से शब्बीर अंसारी ही कह सकता है। जो आज सब बोल रहे हैं, तरमीमी बिल के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं बता सकेगा। इंदिरा गांधी ने वो लेटर में लिखा कि मैं बड़ी फिक्रमंद हूं 1961 से 1976 तक जिस तरीके से आपके बाप दादा दादाओं ने जो प्रॉपर्टी आपको दी थी और जिस अंदाज में इस मुल्क में उस पे गाज़िबाना कब्जा किया जा रहा है। कौन कह रही है? इंदिरा गांधी। कब कह रही है? 1976 में। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने आमदार जानते हैं इस बात को? कितने खासदार जानते हैं? बताइए, बोलिए, कितने उलमा जानते हैं? कितनी मुसलमानों की तंजीमें हैं जो इस बात को जानती है? मेरा उठा के देखिए, उसका पूरी जो मेरी बात थी उसको रिले हुई है और सब लोग देख रहे थे, लाखों लोगों ने देखा है। ये बात खुल करके मैंने बात की, कोई जवाब नहीं था। गाज़िबाना कब्जा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इसको हमको कुछ ना कुछ सही करना होगा।
कितने लोगों ने काम किया उसमें। हमारी इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं इस मुल्क में जो दावा करती है, जिनको हम मानते भी हैं, क्यों उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? हमारे खासदार थे, हमारे आमदार थे, हमारे मंत्री थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। जब ये बात थी तो क्यों नहीं की गई? एक वजीर आजम तिलतिला रही है, कह रही है कि गाजियाबाद हमला किया जा रहा है। किसको पता है? किसको मालूम है? हम जानते नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। इसके लिए मैं बोला, और मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद में हुकूमतें बनते रहती हैं, बोर्ड बनते रहते हैं, उनके तो खाने पीने धंधे चलते रहते होते रहता है, पर उसके लिए तहरीक मूवमेंट होना जरूरी है। और हमारे पास तो तहरीकें थी ना। आज जो तहरीकें सामने आई है, जो कह रही है कि हमको करना चाहिए, उस वक्त क्यों नहीं करी? आप जिम्मेदार हम है। 80% जो हमारी जमीन चली गई है, उसके जिम्मेदार हम हैं और कोई नहीं है। एक ने भी एक जवाब नहीं देखा, एक भी एक बात नहीं कर सका। सारे काबिल लोग बैठे हुए थे। अमीर बुढ़ने शरीफ भाई, आप जो बोले नहीं, तो हमारे आपको बात कुछ सुनने का वो वारिस पठान तो बिल्कुल जैसा कि वो सुन ही नहीं रहा, बहरा हो गया। हकीकत में जो बात कहता हूँ मैं खुल के बोलता हूँ। बाबा सिद्दीकी बोल रहे हैं, शरीफ भाई आप बहुत सही बोल रहे हैं, आपको हम जानते हैं, 35-40 साल से आप बड़ा काम कर रहे हैं, ओबीसी का भी, उसके बाद में आप औकाफ के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। खैर, उसको मैंने बोल के मैं उसको आगे डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। उसको वो क्या हुआ, उसके दूसरे दिन से पूरे हिंदुस्तान में फिर शुरू हो गया मसला जो होना करना था, और वो करते गए, होते गया। और कल मैं जो नांदेड़ में था 3 दिन से, वो यही था। मैं नांदेड़ वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम मसलक के उलमा कल पूछ लिए नांदेड़ वालों से, हर मसलक के, और हमने उनको बोलने का भी मौका दिया। एक सबसे मराठवाड़ा के पहले मुफ्ती उन्होंने कहा कि अरे आप मस्जिदों में जाके बात कर रहे हैं, शब्बीर अंसारी आया, उसको हमको सुनना है, आपको क्या मालूम है इस बात है, आप वक्त क्या है, फला क्या है, असल चीज तो वो बोलने वाला है। सबसे पहले मराठवाड़ा के जो मुफ्ती थे खलीलुर रहमान साहब, उनकी सदारत में था, और उन्होंने उनको रोक दिया और बोला कि नहीं, पहले शब्बीर अंसारी को बात करो। मैं 45 मिनट का वो वायरल हुआ, सुन लीजिए कि मेरा क्या भाषण था, क्या मैंने वहां तकरीर की, क्या मैंने बोला, क्या किया। हम लोग उस बातों पर गौर करते नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मराठवाड़ा वक्त 95 का एक क्या है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना, मराठवाड़ा क्यों बनाया। 54 का जो एक्ट था वो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए था, सब जगह थी, सब स्टेट बोर्ड थे। फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं था? महाराष्ट्र में सिर्फ मराठवाड़ा था, बाकी के सब चैरिटी के मिशन के अंदर थे, ट्रस्ट थे, और वो चैरिटी के मिशन के अंदर पूरे के पूरे ट्रस्ट थे। और 95 के बाद वो आ गए, तो सब मालूम ही नहीं होता, सीखते नहीं, समझते नहीं, बोलते नहीं, और उसकी वजह से गलत तरीके से जब बोलते हैं ना, तो और गलतफहमियां ज्यादा पैदा शुरू हो जाती है। सच बात बोलने के लिए करना चाहिए, और जिसको स्टडी उसको ही कहने लगते हैं, और उन्हें बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ, और इसके लिए मैं रोकता भी होता। और उस वक्त हुआ, बात हो गई, और उसके बाद चला। कल नांदेड़ में आज हमारा धरना था। आप पूछ लीजिए हर एक नांदेड़ से, हर नौजवान, कल मगरिब की नमाजों में कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जहां से ऐलान नहीं हुआ कि शब्बीर अंसारी आया है, उसके क़यादत में कल धरना है और आपको आना है। जगह नहीं तो दिख रहा नजर आ रही थी। देखिए वायरल हुआ है, इतना बड़ा प्रोग्राम वहां पर हुआ। 3 दिन से मैं वहां था, और मुझे फिक्र थी कि परवनी में मैंने इनको टाइम दिया और मुझे आना है 6 बजे, कैसे भी छुटकारा पाके मैं बराबर 8 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। और इस बिल में मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरमा फौजिया खान को, इसमें कोई शक नहीं। जैसा मैंने बोर्ड बने ये करेंगे, उसके चक्कर में भी नहीं जाने वाला, बोलने वाला भी नहीं, मगर मुबारकबाद देता हूँ। एक बात थी तो मुबारकबाद दूंगा, जरूर देना ही चाहिए। जो धरनालियां हो रही है, ये बात कर रहे हैं, या बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिस बोर्ड से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ठहराओ, क्या वो लीगल है लीगल? वही लीगल, कोरम भी नहीं था, क्या जरूरत थी चेयरमैन का इलेक्शन लेने की गवर्नमेंट को? हमारी मोहतरमा 2021 में उसका इंतकाल हो गया, वो मुतवल्ली से चुन की गई थी, वो खाली जगह थी, आपने उसको क्यों नहीं पूर्ण किया? पहले 2 एडवोकेट्स की जगह खाली थी, आपने उसको क्यों नहीं
जगह खाली थी, आपने उसको क्यों नहीं पूरा किया? क्यों नहीं सब लोगों को इकट्ठा किया? और उसके बाद क्या जरूरत थी इमीडिएटली इलेक्शन की? और इलेक्शन में थे कितने लोग? 6 लोग। और एक्ट क्या कह रहा है? इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो नॉमिनेट होते हैं उससे ज्यादा इलेक्टेड होना चाहिए। और थे कितने? 3 और 3 नॉमिनेटेड और 3 इलेक्टेड। हो ही नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं हो सकता, इलीगल इलेक्शन है, सबको मालूम है। और कुछ दिन पहले ही जो चेयरमैन बना है होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। जिस अंदाज में उस बोर्ड से मैं इसमें फौजिया खान की ये बात कर रहा हूं, उस बोर्ड में जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जो अंबानी को जगह दे दी गई है, उसमें फौजिया खान नहीं है। ये सारे लोगों ने दस्तखत कर दिए, रेजोल्यूशन पास कर दिया, आदमी खामोशी में है, वो आने वाला है, आज नहीं कल है, पूरी तरीके से पूरे दबाव से। जो चेयरमैन बना है उसकी सिग्नेचर है उसके अंदर। जिसने अंबानी को जगह दे दिया है, क्या वो चेयरमैन उनको एक्सेप्ट है? नहीं है। कोई महाराष्ट्र में मुसलमान तंजीम जो उसके खिलाफ आवाज उठाए? है कोई मुसलमानों में कोई लोग जो उसके खिलाफ आवाज करे? है कोई मुसलमानों में कोई बड़े लोग कि भाई ये इलीगल हो रहा है, गलत हो रहा है? एक ही तहरीक है, तहरीक औकाफ, जिसने उस चेयरमैन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है और वो जवाब के साथ किया है। एक मैडम का दस्तखत नहीं हुआ। फौजिया खान वहां पार्लियामेंट में थी। रूल्स ऐसे हैं, कानून है एक्ट के, कि जिस वक्त पार्लियामेंट चलता है तो आप मीटिंग नहीं ले सकते। तो आपने मीटिंग रखी कैसी? वो कैसे आएगी? नहीं थी फौजिया खान मीटिंग। 3 ही लोग थे, 3 ही लोगों पे चेयरमैन बन गए। हो सकता है। क्यों हम खामोश हैं? और यही वजह तो है ये बिल लाने का मकसद है। हम लोग आवाज नहीं उठाते, कोई कहते नहीं है। कोई तहरीक औकाफ एक ऐसा है जिसके पहले 7 लोगों के ऊपर हमने एफआईआर दाखिल किया, डिस्क्वालीफाई किया। जो एक नागपुर का आसिफ कुरैशी नाम का जो बोर्ड का मेंबर था, जो बार काउंसिल महाराष्ट्र और गोवा का मेंबर था, ऐसे आदमी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है? उठाए। तहरीक औकाफ ने, शबीर अंसारी ने उसको डिस्क्वालीफाई भी किया और उस पर एफआईआर भी दाखिल किया। और एफआईआर दाखिल ही नहीं किया, उनका रिजेक्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और उसी तरीके से हमारे पास है कि बाबा जानी दुर्रानी ने भी जो 2 केस किए थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट में है, आज भी है। हबीब वकील जैसा आदमी उसके ऊपर है। कोई मुसलमानों में हिम्मत करता, जरूरत आता आगे? मालूम है कुछ नहीं है, खामोश बैठा खाली बकवास करता है। इतना गलत चेयरमैन बना, उसके लिए आवाज उठाने के लिए हम तैयार नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसे बिल आए? क्यों नहीं ऐसे बिल आएंगे? मालूम है कि सब ये बिकने वाले लोग हैं, बिक रहे हैं, क्यों नहीं है? तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मैं फौजिया खान मैडम को मुबारकबाद दूंगा कि इसके पहले भी उन्होंने बोर्ड में एतराजात उठाए, जो उल्टे सीधे धंधे हो रहे थे, आ रहे हैं, वो सबको सामने लाने वाला। और ये अंबानी जो चला गया है उसमें एक मेयर मोहतरमा है जिसकी रेजोल्यूशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं है। किसको मालूम है कितने लोगों का नहीं? वो एक वाहिद है, लीडर थी। बोला नहीं, मैं नहीं करूंगी, नहीं दे दिया गया। करोड़ों रुपया जो प्रॉपर्टी है थोड़े दिन में आपके पास आने। खैर ये बिल का इजाज करना चाहिए, ये खतरनाक बिल है। और इस बिल के बारे में मैंने जैसा कहा है कि 107, 108 और 108A जो एक्ट के अंदर है उसको खत्म करने की कोशिश करें। वजह क्या है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज पे कुल लग गया है, बैठ गए हैं, फला हो गया, यूं हो गया है। ये जो एक्ट था ना अभी 95 का 52A ऐसा था कि अगर जो इलीगल गैर तरीके से बैठा है उसके ऊपर अगर किसी बोर्ड की मीटिंग की जरूरत नहीं है, उसको नोटिस दे दे और सीधा सीधा कलेक्टर को बोल के जगह खाली करा के ले लो, उसकी जमानत नहीं मिल सकती है। घबरा गए लोग, घबरा गए और हुए। हमने कई केसेस कराए 52A। इसके लिए तो 108 को और रद्द करने की बात।
ट्रिब्यूनल जिसमें एक जज होता है, 2 मेंबर होता है, उसका मर्तबा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहां ये कहा जा रहा है कि कल्याण कलेक्टर एटीएस शेख की रिपोर्ट तो देखो आप, क्या कहा एटीएस शेख ने अपनी रिपोर्ट में। एटीएस शेख की रिपोर्ट किसके जमाने में थी और कहा आई, क्यों दबा दी गई? अगर से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता तो जितने भी चोर लोग थे, जितने भी कलेक्टर लोग थे, सब के सब जेलों में होते, क्योंकि जानबूझ करके उसके ऊपर हमलावर ने। कितने लोग जानते हैं एटीएस शेख की रिपोर्ट जो कमीशन बना था, कहां सोता है मुसलमान? खालिस होता है, उसको मालूम नहीं है। इसके लिए ये बहस बड़ी है, मैं इसमें और ज्यादा मजीद कहना नहीं चाहूंगा, मगर इसका ताकत के साथ 2-3 दिन रह गए हैं। जितनी ताकत से हम इसका विरोध कर सकते हैं, उतनी ताकत से हमको इसको विरोध करना चाहिए। तमाम तंजीमें आज आ गई है, तमाम तंजीमें हिंदुस्तान की एक बैनर तले आ गई है, और उस बैनर तले वो कह रही है इसका विरोध करना चाहिए। हम भी उनके साथ हैं। वो एक बैनर के साथ जो आ गई है जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारी तमाम तंजीमें आ गई है। और मेरा कहना यही था कि उस वक्त अगर ये तंजीमें जाग जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये बुरा लगता है, आज जैसा जाग गए उस वक्त जाग जाते तो ये नौबत नहीं आती। ये बात है, मगर उसका विरोध करना चाहिए। बड़ी तफसील बात है, कभी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज हमको जो बात करना है वो है ओबीसी मुस्लिम एकता। जरूरी है आज के पीरियड में, आज के वक्त में, इस मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, आज इस मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, आपको मालूम है मेरा गुरु कौन है? मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के बाद किसने कहा, किसने प्रेरणा दी? वो किताब में देखिए, मेरा गुरु है एक हिंदू धर्म का, आर्य समाज का एडवोकेट जनार्दन पाटिल। कोई मुसलमान नहीं है, एक हिंदू है जिसका नाम है एडवोकेट जनार्दन पाटिल। शब्बीर भाई, तुम्हारे समाज में जाके काम करना पड़ेगा। तुम्हारा समाज और तुम्हारे लीडरशिप सिर्फ जज्बात पर है, मगर घटना ने क्या दिया और क्या लेना और क्या नहीं देना है, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं। मैं ये कहता हूं, अब मंडल कमीशन जब आया तो मुसलमानों को लगा कि मंडल है क्या, जाना किस चिड़िया का नाम है, अपने से क्या लेना देना। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा एक कमीशन बनाई कि गोपाल सिंह कमीशन नाम का, अगर जो उस पर हमारा अमल आवरी हो जाती तो ये नौबत हमारे आज नहीं आती। ऐसे ऐसे माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने रखा था उसको कि हमने, क्योंकि गोपाल सिंह कमीशन हमारा क्या लेना देना, जैसा मंडल का। और मंडल के लिए मुझे क्या मुसीबतें उठाना पड़ी, हर एक आदमी ने किताब पढ़ा चाहिए। क्या क्या भी मुसीबतें मुझे हिंदू ओबीसी से और दलितों से नहीं थी। ये मेरा अगर साथ नहीं देते तो मैं आज उसमें सक्सेस नहीं होता था। ये हकीकत है। मुसलमान तो मुझे मारते थे, महल्ले में भी नहीं आते थे, काफिर के फतवे भी दे दिए मेरे को। हम ओबीसी नहीं, हम बनना भी नहीं चाहते, हमको होना भी नहीं चाहिए। ओबीसी के माने नहीं मालूम थे कि ओबीसी है क्या, मंडल कमीशन है क्या। अरे मंडल जो ये था, ये बिंदेश्वरी प्रसाद एक खासदार का नाम था, मंडल सरनेम था, उसने सबके लिए रखा था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तरतूब की थी घटना के अंदर 340 में, उसमें कोई धर्म का उल्लेख नहीं था, कोई मजहब का उल्लेख नहीं था। इस मुल्क का रहने वाला कोई भी शहरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ा है उसको सहूलत मिलना चाहिए। इसके लिए दस्तूर में जो अमेंडमेंट आज हमको समझ में आ रहा है, वो अमेंडमेंट बाबा साहब ने 1950 में किया था कि दलितों की और आदिवासियों की आइडेंटिटी है, पहचान है, शनाख्त है, मगर ओबीसी कौन होगा इस मुल्क में किसी को मालूम नहीं था। उसी के लिए तरतूब, मगर हम समझते नहीं घटना क्या है, हमको मालूम ही नहीं ना दस्तूर क्या है और दस्तूर के क्या हक है। इसीलिए तो हम सबसे पीछे बैठे दस्तूर को समझा नहीं हमने, कुरान को नहीं समझा तो दस्तूर को बहुत दूर की बात है।
कुरान नहीं पढ़ते हमसे तो बहुत दूर की बात है। दस्तूर को, घटना को, जिस मुल्क में रहते हैं उसका एक दस्तूर होता है, घटना होती है, उसने हमको कितने इख्तियारात दिए वो हमको मालूम नहीं, तो हम आप कैसा चीनेंगे। और उसी लड़ाई को नवाब शब्बीर अंसारी ने पहला आंदोलन दिल्ली में किया इंदिरा गांधी के खिलाफ 1982 में, जब उन्होंने लेने से इनकार किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब मंडल कमीशन रिपोर्ट सुबह गवर्नमेंट चले गई, फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई और उनके पास हम गए, उन्होंने लेने से इनकार किया। हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना के पहला आंदोलन दिल्ली में बोर्ड क्लब में किया, जिसके बोर्ड क्लब जिसके नेतृत्व में काम किया गया है वो कौन थे मालूम आपको? ये मंडल कमीशन क्यों बना मालूम है? नहीं जानते। वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। कौन सी जमात से थे, कौन सी जात से थे? वो नाहवी थे, वो हजाम थे, मुख्यमंत्री थे, पावरफुल आदमी थे। वो आदमी सबसे पहले रिजर्वेशन दे दिया बिहार में। ये गवर्नमेंट ने बोली अरे वो कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री नाहवी समझ का हो सकता है? हमारे महाराष्ट्र में हो सकता है? हो सकता है? नहीं। वाह, थे एक बार दो बार मुख्यमंत्री और उन्हीं वजह से मंडल कमीशन उनके नेतृत्व में हमने बोर्ड डेवलप किया। 60 खासदार हमारे साथ जेल में थे। काशीराम की कोई पोजीशन, वो भी हमारे पीछे बैठे थे। 60 खासदार, रामविलास पासवान, शरद यादव, सबके साथ आज भी पार्लियामेंट स्टेट में जाकर के निकाल के देखो तो शब्बीर अंसारी अकेला एक मुसलमान नजर आए। जब मंडल कमीशन आया, मुसलमानों के पास गया, मुसलमान लीडरों के पास गया, मुसलमान रहनुमाओं के पास गया कि आप इसमें कुछ कहना चाहते हो? हमारा से कोई लेना देना नहीं है भाई, मुसलमानों को ओबीसी नहीं। अरे ओबीसी है क्या? ये तो समझो। सब रहनुमा, दो ही आदमी थे मुसलमान, दो ही थे। एक जेयूनी के डॉक्टर इम्तियाज जो प्रोफेसर थे, उनसे पूछा तो बोला हाँ ये सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे बिरादर वतन हमारे हिंदू भाइयों में है वो मुसलमानों में है। और एक दूसरा आदमी था मोइन शाकिर जो प्रोफेसर था, औरंगाबाद में कम्युनिस्ट था। ये दो ही आदमी ने कहा था कि नहीं ये सिस्टम हमें भी है। अब हम लड़ाई लड़ रहे थे अकेला एक मुसलमान शब्बीर अंसारी, और इनको दाद देने वाले दलित समाज और हिंदू ओबीसी, इन लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत ताकत दी। मेरे कंधे से कंधे लगा के लड़ते थे, मेरे साथ काम करने वाले मुसलमानों को जाकर समझाते थे अरे इस्लाम में तुम्हारे ऐसा है, ये बातें हैं, बिल्कुल जात पात नहीं है। बोले जात पात पर नहीं है, ये पेशे पर है, ये क्लास पर है। जात पात पर नहीं है, ये क्लास पर है, ये क्लास है। जात पात इस्लाम में नहीं। 1400 में मसावत हम बराबरी में, मगर ये जो कुछ दिया है अदर, ओ से क्या आता है अदर, बी से क्या आता है बैकवर्ड, सी से क्या आता है कास्ट नहीं क्लास। ये धोखा खा गए कास्ट। हमारे लोगों ने ये कास्ट है, ये कास्ट है, कास्ट नहीं, वो जात नहीं क्लास थी। दिगर क्यों लगाया ओबीसी, इधर क्यों लगाया उसको, अदर क्यों बोलते उनको? वजह ये थी एससी और एसटी की संख्या मालूम थी, गिनती हो गई थी, ओबीसी की नहीं थी। इसके लिए उनके अलावा भी इस मुल्क में आदिवासी और दलितों के अलावा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो चाहे मुसलमान भाइयों का है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा है, उसके लिए तरतूब थी। इसको हमने समझने की कोशिश नहीं, और यही सारी मेरी पूरी जिंदगी गई। और इस किताब में हमें इसके ऊपर गौर और बहुत बात नहीं करूंगा। मैं आज यही कहने आया हूं कि इतिहास होना जरूरी है, वक्त की जरूरत है। ये एलवार मेले जितने भी हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े लाखों के, उसका कन्वीनर संयोजक कौन था? शब्बीर अंसारी। सब हिंदू नेताओं ने बोला नहीं, सीनियर मोस्ट मंडल के लड़ाई लड़ने वाला शब्बीर अंसारी। ऊपर से हम तो अभी आए, वो तो शिवसेना में थे। समता परिषद बनाने वाला भंडोर मैं, वो बोलते एक्सेप्ट करते मेरी किताब में है कि भुजबल साहब की समता परिषद बनाने वाला शब्बीर अंसारी, एडवोकेट जनार्दन पाटिल। गोपीनाथ मुंडे को देख रहे हो तो बीजेपी में थे, लड़ाई उन्होंने बोलते। मेरे ऑफिस में आते थे गोपीनाथ मुंडे, उसकी किताब के अंदर बहुत सारे फोटो है गोपीनाथ मुंडे ने। पार्लियामेंट को बंद कर दिया था गोपीनाथ मुंडे, 3 दिन पार्लियामेंट बंद कर दिया, 3 दिन। और रामविलास के पास भी जाते थे,
वो शरद यादव के पास भी जाते थे, वो हमारे हर लालू के पास जाते, सबके बाहर मेरे को लेके जाते थे। उसको कोई शक नहीं, उसकी बहुत पिता मेरे ऑफिस में आते थे, कई बड़े गोपीनाथ मुंडे साहब मैंने बहुत काम किया, और मुंडे साहब बोलते मुंडे साहब को लेके आओ। इतना पार्टी ने उनको परेशान किया, तंग किया, फिर भी वो आदमी ने रास्ता नहीं छोड़ा, उसको खत्म करने की कोशिश की है, खत्म कर भी दी, इसमें कोई शक नहीं। वो एक ऐसा लड़वैया, एक ऐसा ओबीसी का लड़ने वाला नेता था, आज उसकी जरूरत है, आज ऐसा पैदा नहीं हुआ है, अब लड़ रहे हैं ओबीसी के लिए, अब इसमें कोई शक नहीं है। और उसने उतना बड़ा लड़ने वाला गोपीनाथ मुंडे के जैसा भुजबल साहब बना है। तो भुजबल साहब हमारे सबसे ये बोलते थे कि ये लड़ाई हमने नहीं लड़ी है, मंडल की लड़ाई लड़ने वाला शब्बीर अंसारी है, उसने वहां हिंदू और मुसलमानों का फर्क नहीं किया। तो आज जरूरत वही है, हम भाई भाई है। मंडल कमीशन ने, ये जो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने हमारे बीच में एक हिंदू और मुसलमान बोल के दीवार खड़ा करने का काम किया था, मंडल ने उसको तोड़ दिया, बोला नहीं, जो हमारे को मिलता है वो हमारे मुस्लिम भाई भी उसमें उनको भी मिलना चाहिए। इनकी दीवार गिराने का काम किसने किया है, तो हम कहां जानते। तो आज तो बहुत बड़ा हथियार है, क्या भाई भाई है। दिलीप कुमार के फोटो है उसके अंदर, भुजबल साहब को शाल पहना रहे दिलीप कुमार बोले भुजबल साहब तो हमारे भाई है। बोले मैं कैसा, अरे बोले मैं भी तो बागवान हूँ, कहते मुझे तुम है। उसकी फोटो है दिलीप कुमार की। और दिलीप कुमार का मामला ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको बहुत समझाया, वो नहीं गए। मगर एक शब्बीर अंसारी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, जिसके बाप को गली का कोई आदमी पहचान नहीं था, उस शब्बीर अंसारी के लिए मंत्रालय में वो मीटिंग के लिए आते थे। जब दिलीप कुमार मंत्रालय में आते थे, चीफ मिनिस्टर दर्द हो जाता था, घबरा जाते थे, अरे दिलीप कुमार आए, दिलीप कुमार आए, दिलीप कुमार आए, दिलीप कुमार कुमार आए, बैठ जाते थे, ये मेरा मुजाहिद है, बिलासराव, ये जो बोलता है करो। बिल्कुल सच। और यही काम शरद पवार ने उसमें, शरद पवार का मेरा आज का कल का ताल्लुक नहीं है, 78 से जब पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने, जब से मेरा उनका ताल्लुक। पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ 78 से शक्ति। और जब लड़ाई हुई और तमाम मुसलमान लोग हमारे खिलाफ गए उनके पास, जितने भी जब नाम लेना नहीं चाहता मुसलमानों को, मंत्री लीडर, ये शब्बीर अंसारी पागल है, हमें कोई ओबीसी नहीं है, हमको नहीं चाहिए। तो शरद पवार बोले यार शब्बीर भाई सारे मुसलमान हमारे खिलाफ, पूरे मुसलमान ऐसा बराबर है, उनको क्या मालूम। बड़ी बड़ी जगह रहती है, गाँव में देहात में रहने वाला है, उसकी जिंदगी वो कैसी गुजार रहा है, उनको क्या मालूम। हर लेबर कैसा दे सकते हैं, तुम्हें तो जात नहीं है ना। शरद पवार बोले, मीटिंग लगाई, मीटिंग लगा 3.5 घंटे शरद पवार के साथ। 94 की बात कर रहा हूँ, 96 का मैंने दिया शरद पवार, शरद यादव मेरे साथ है, जो मैंने रैली निकाला था दे 96 के आप 30 साल हो रहे। शरद पवार उसमें बैठे हो, किताबें देखिए। 94 में शरद पवार जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया और बुला के बोला कि ये तो सब खिलाफ है, बोला सारे मुसलमानों को जो ओबीसी में थे उनको बुलाया, 3.5 घंटे हमारे साथ मीटिंग। कितने लोग जाते, कितने लोग जाते। बोला शब्बीर भी बोलो, बोला देखिए साहब, ना ही मुझे मुसलमान के नाम से चाहिए, ना ही मुझे धर्म और मजहब के नाम से चाहिए, ना ही मुझे इस्लाम के नाम से चाहिए। अरे क्या बोला, हाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना में तरतूत की है, 340 धर्म का उल्लेख कहीं नहीं है। जैसा हमारे हिंदू भाई जो पेशा करते हैं, नाइबी भी हमारे पास, हजम भी हमारे पास, दर्जी भी हमारे पास, अरमान भी हमारे पास, सारे लोग हर एक पेशा करने वाला है। हाँ बोले शब्बीर में कितने होते हैं, गरीब लगाइए, गरीब नगारा में शरद पवार बात पर क्या, हर बड़े तो मेजॉरिटी के लोग हैं। हाँ साहब, तो फिर नहीं, आपको तो इनके साथ न्याय करना पड़ेगा। बोलो बोलो, उनको समझ में आ गया कि बात बोर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है, इसको देना चाहिए। शरद पवार के पास रत्नाकर गायकवाड़ समाज कल्याण के सेक्रेटरी थे, जवान साहब, उनको बुलाया और बोला जो शब्बीर अंसारी
बोध थे। और रत्नाकर गायकवाड़ ने मुझे लेकर बोला, और मैंने शरद पवार साहब को बोला कि जीआर ऐसा होगा। क्या जीआर था वो 94 7 दिसंबर 1994 का जीआर है, वो देख लीजिए, मेरे बुकों में भी है, ऑफिस में भी जाके देखिए क्या था वो जीआर। कितने लोगों को मालूम है? मालूम नहीं, गप्पा मारते हम खाली। ओबीसी वो जीआर ये था की यापुढे कोणत्याही धर्माचा बंधन न लावता मुस्लिम सहित जे यहाँ पर वर्गातील वर्ग बोला गया है, खिलाफ बोला गया है, जात नहीं बोला। मुंडे साहब को बोला, साहब ये तुम्हारा जात नहीं है, वर्ग है यार, वर्ग में आगे ना तो ये हमारे जो बढ़ गए ना, हम वो एक साथ आगे तो बहुत जल्दी से आप लोग हंसते तो बहुत हंसते। क्यों अपने आप को बांट रहे हो? क्यों माली बोल रहे हो? वर्ग बोलो ना, वर्ग बोलो। क्यों माली बोल रहे हैं? वर्ग बोलो ना, तो भेदभाव मिट जाएगा ना, हम एक जगह आ जाएंगे ना सब लोग। हम बढ़ गए ना, हमको बांटने लगने लोग। अरे वो नामी है, उसको काय को आने देते? अरे चौहान जो है आदिवासी, इसको काय को आने देते? अरे वो तो तेली है, अरे वो तो भला है, ये तो लड़ाने का काम किया है उन्होंने, और मंडल ने इसको खत्म किया। हमने मंडल को समझने की कोशिश में कि तुम वर्ग में हो, तुम सब एक हो, तुमकी सबकी समस्या एक है, तुम जब तक एक नहीं आते सत्ता काबिज नहीं कर सकते। जैसा हम बाकी बात है, तो हकीकत में है कि ये लोग अगर एक हो जाते तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं ओबीसी वाला ही बनता था, और बनने वाला है। यही मैसेज हमको देना था, और दे रहे हैं हम सब जगह कि हम अगर दलित और मुस्लिम और ओबीसी एक साथ इकट्ठे आ जाए, जो मंडल ने उनके पीछे की दीवार तोड़ दी कि हम सब एक वर्ग एक काम करने वाले एक साथ आ जाओ, तो देख लो नक्शा ही बदल जाएगा। क्या हो रहा है हमारे साथ? नुमाइंदगी नहीं मिलती है, जिंदगी गुजर गई, भगवान आपके पीछे पीछे फिरते फिरते उनको टिकट मामदार का मिलने वाला नहीं आखिरी तक। को एक्सेप्ट कर लेते। मैं देख रहा हूँ कि अभी एमपी में कितने एमपी में हमारे कितने ओबीसी के एमपी है, अभी देख रहा हूँ कितने एमपी है। वही तो लड़ाई है आगे की, यही तो लड़ाई है आगे की। ये समय में आ जाएगा हमारे सबको, तो कोई भी पार्टी हो उसके बाप को हमको टिकट देना पड़ेगा, बुला के देना पड़ेगा। और नहीं तो ये तैयारी रखो कि अगर से हमारे साथ नाइंसाफी करते, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, वो एक तैयारी में रहो कि नहीं अगर से हमारे साथ इंसाफी होती है, नहीं हमको टिकट मिलते हैं, नहीं आने देते हैं, तो हम नहीं आएंगे तो तुमको भी नहीं आने देंगे, तुमको भी नहीं आने देंगे। मेजॉरिटी हमारी है। उठा उठा के कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो, हमको आपस में लड़ाते करके वो आते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते, वो कहीं भी नहीं आ सकते। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जहां हम ही आ सकते हैं, मगर हमको लड़ा देते। गौर में खड़े थे, उनके सामने वाले मुसलमान खड़ा कर देंगे, वो नहीं है तो तीसरा और खड़ा कर देंगे, नहीं तो चौथा खड़ा कर देंगे। ये हमारे ओबीसी के साथ वैसे, हमारे दलितों के साथ वैसे। 26 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एससी की, उसमें जहां मेजॉरिटी में मुसलमान है, वहां नहीं होना चाहिए था। जैसे कुर्ला है 34% डाला है, 16% दलित है, कितने हो गए? 50 के ऊपर चले गए ना। वैसी धारा भी है, ऐसे बहुत जगह है जैसे। और आज भी जो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां एससी का रिजर्वेशन है, अगरचे वहां की मेजॉरिटी आप देखेंगे ना, दलित और मुसलमान की सबसे ज्यादा है। ये दोनों ही अगर जगह आ जाए तो क्या कमाल है कि भाजपा का एक भी आदमी चुन करके आ जाएगा। चाहे हिम्मत से काम ले ले तो सारे लोग हमारे चुन के आ सकते हैं, मगर उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये है, ये बात है, यहाँ ऐसा है, इस तरीके से। ऐसे कितने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि जहाँ बैलेंस वोट हमारे बगैर उसके भी हम चुन करके आ सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? तो ये तो हिम्मत करना पड़ेगी, हमको एक जगह आना पड़ेगा। मंडल ने हमको एक जगह ला लिया है। अब हमको अपनी छोटी छोटी जातियों को जातों में वहां बांटते हुए वर्गों में डालो। ये वर्ग है हम सबको एक जगह आना, और ये तीनों जमात एक साथ अगर चला जाए तो महाराष्ट्र का इस देश का भी नक्शा बदल जाएगा। और यही सब बात आज हमने रखे थे, इसीलिए मैं आया हूँ। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में गौर और फिक्र करो, सोचो, संजीदगी से गौर करो, और
हिम्मत से काम लो। अगर चाहे आपको जाना है तो ये हिम्मत अगर हम कर ले तो हम कामयाब होते हैं। और यही संवाद का आज मकसद था। यही बात कहते हुए अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओडिशा। शुक्रिया अदा करता हूँ तो अपना वक्त निकाल कर यहाँ हमें मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं भगवान बाबा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शब्बीर अंसारी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बरबन में होना चाहिए। ये बहुत शॉर्टकट हो गया है। उनका जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, हमें 1% भी हमको पता नहीं चला, 1%। और साथ ही जितने भी मेहमान आए, बिट्टू भाई, चलना खाना खाने जाना है, बिट्टू भाई, वसीम भाई, भगवान मार साहब, कैसे अहमद खान साहब, चौहान साहब, विशाल बेगम साहब, मोहन मौलवी साहब, फारूक ओबीसी, फारेज भाई और जितने हजरात स्टेज पर हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम हजरात इतना देर तक बैठे हैं, बर्दाश्त किया है, आप सबका भी शुक्रिया। और खासतौर से मोहम्मद गौस जैन साहब ने आज जो एक नया फार्मूला परभनी में लॉन्च किया है, मुस्लिम ओबीसी और हिंदू ओबीसी, काबिल तारीफ है, मैं उनको सलाम करता हूँ। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है। और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से।
यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।